नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य आज तक न केवल साहित्य के बहाने शब्दों का उत्सव मनाता है, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि कला, संस्कृति, विरासत और इनके साथ साथ वे चीज़ें, वो बातें जो नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सकें, उन पर भी बात की जाए। मंच पर हमारे जो तीन शख्सियत हैं, इन्होंने अपने काम से, अपने नाम से, अपने अपने क्षेत्रों में इतिहास रचा है। दो की किताबें भी आई हैं, कुछ की कई किताबें आई हैं। एक ने बड़ी मुश्किल से किताब लिखी है और एक से बराबर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप किताब लिखो। दरअसल इनका जीवन भी अपने आप में किताब है। जब आप अभी ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि पहली महिला आईपीएस, दूसरी महिला आईपीएस, पहला डिस्ट्रिक्ट हेड, पहला किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेड करना या किसी विशेष बल में होना, तो सुनने में बहुत सहज लगता है। ये लगता है कि अच्छा पहला कुछ होगा। लेकिन आप इस बात की कल्पना करिए कि आज से 30 साल पहले किसी गांव से, किसी परिवार से, किसी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था से ये निकली हैं जहाँ पे उस ज़माने में ये होता था कि लड़की पढ़ने नहीं जाएगी। किसी के यहाँ होता था पढ़ने जाएगी तो नौकरी नहीं करेगी। यहाँ होता था परिवार में कि नौकरी करेगी तो पुलिस में क्यों जाएगी। ऐसी ही कहानियाँ इनके जीवन की है। फिर पुलिस में जब गई तो पता चला कि पूरे बैच में 1 या 2 या 3 या 4 या 5, हद से हद 2, इस तरह से इनका जीवन बीता। किसी डिस्ट्रिक्ट में गई तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ, हम इन्हीं से जानेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में। मैडम आईपीएस ऑफिसर, जब पहली बार मैंने किरण बेदी जी को कहीं रिसीव करने या छोड़ने जा रहा था, तो जो पुलिस के लोग थे उन्होंने उनको सैल्यूट किया और सर कह के संबोधित किया। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था कि ये सर कह रहे हैं जबकि मैडम तो मैडम है। तो मैं शुरुआत सीधे मंजरी जी से ही करूँगा कि आप की जो किताब रही है और उस किताब में आपने यह लिखा है कि मैडम सर, द स्टोरी ऑफ बिहार्स फर्स्ट लेडी ऑफ आईपीएस ऑफिसर। वो किताब अब हिंदी में भी आ गई है। ये जो पहला होता है किसी भी राज्य में और जो आपकी अनुभूति है वो किस तरह की थी जब शुरुआत की थी? मैं चाहूँगा यहाँ यंग पीढ़ी के कुछ बच्चे भी बैठे हैं और जो लोग लाइव हमें सुन रहे हैं, या ये चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा जीवित रहने वाला है। धन्यवाद प्रकाश जी। आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि मैं बिहार में पहली महिला ऑफिसर ज्वाइन की थी, पुलिस ऑफिसर। तो मेरा एक्सपीरियंस बिहार में बहुत ही अनोखा था। मैं तो ट्रेनिंग करके नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से निकली थी बहुत जोश के साथ कि मैंने वही ट्रेनिंग किया था जो हमारे मेल कॉलीग्स ने किया था, जो पुरुष लोगों ने किया था। लेकिन जब मैं बिहार पहुंची तो डीजी साहब ने कहा कि क्यों पोस्टिंग कर दिया गया है आपको यहाँ। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि कोई वुमन पुलिस ऑफिसर यहाँ आके काम करें, और ये दिल्ली नहीं है जहाँ किरण बेदी जी काम कर रही हैं, ये बिहार है और बिहार में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो उन्होंने मेरा पोस्टिंग नहीं किया। मेरे और 5 कलीग्स थे, उनका उसी दिन शाम को पोस्टिंग हो गया, लेकिन मुझे कहा गया बैठने के लिए, और मैं काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही। फिर बाद में पोस्टिंग हुआ और इसी तरह से करीब पहला 8 साल तक, जब तक मैं बिहार में रही, तब तक पुशबैक ही होता रहा, पीछे ढकेले जाती रहती थी। लेकिन पब्लिक और सबॉर्डिनेट्स जहाँ भी मैंने काम किया, वो लोग बहुत मेरे काम से खुश थे। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उनको हमेशा यही लगता था कि पता नहीं हम काम कर सकते हैं कि नहीं। और इसी तरह चलता रहा जब तक मेरा पोस्टिंग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में नहीं हुआ। और वहाँ जब पोस्टिंग हुआ तो उसके बाद से मेरा इंटरेक्शन पूरा बढ़ गया। मेरा जो काम करने का तरीका था, वो हम पुलिस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करने लगे। उसके बाद पूरा होराइज़न बढ़ गया। मैं पूरे देश में घूमने लगी, देखने लगी कि देश में और जगह क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बिहार में बहुत मजबूरी रही शुरू, लेकिन बाद में जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी से वापस लौटी
तो मेरे लिए सभी रास्ता खुल गया। लोगों को लगा कि मैं काम कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। धन्यवाद। अभी हम इसके आगे की कहानियाँ सुनेंगे, चूँकि वो किताब मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल उससे पूछ सकता हूँ। अब मैं अरोड़ा बहुगुणा जी के पास इसलिए पहुँचूँगा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश, यानी अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य हैं, उसकी आप डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश जी पुलिस एकेडमी, तो और पहली महिला, अपने राज्य की पहली महिला आईपीएस तो थी ही। बहुत सारे काम आपने ऐसे किए हैं पुलिस जीवन में जो लगातार चर्चाओं में रहे हैं। महिलाओं के अधिकार किस तरह से, खासकर महिला पुलिसकर्मियों के अधिकार किस तरह से बढ़ें, उसके लिए भी आपने काम किया। तो मैं शुरुआत, आपके जो शुरुआती अनुभव थे और जो आपने महिलाओं के लिए कि पुलिस बल के सामने जो आपने एक्सपीरियंस किया कि एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको प्रिविलेज थी, लेकिन बाकी जो आपकी पुलिस फोर्सेज में जो महिलाएं हैं, जो कांस्टेबल से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी क्या स्थितियां रही और किस तरह से वो डेवलपमेंट हुआ कि लड़कियां आज जाने लगी हैं, वर्दी में दिखती हैं और अच्छी भी दिखती हैं? जैसा मंजरी जी ने कहा, मैं भी जब मैंने ज्वाइन हुआ पुलिस में, बैच में मैं एक ही लड़की थी एनपीए में। मेरी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में हुआ था हैदराबाद में और मद्रास में विमेंस कॉलेज। तो एकदम उसके बाद एनपीए में जब मैं आई थी, मैं एक ही लड़की थी। वहाँ पे पूरा स्टाफ भी मेल था, पूरे कैंपस में कोई लेडी नहीं थे, मतलब फैकल्टी में। तो बहुत ही कठिन था। और जब मैं फील्ड में जब मैं आई थी तो गांव में और रूरल, मैं तो फर्स्ट पोस्टिंग रूरल एरिया में हुआ था, मदनपल्ली। तो वहाँ पे सब लेडीज़ हमको यूनिफॉर्म में देख के ऑलमोस्ट देवी के वैसा मानते थे। लोग आके आरती करते थे और उनसे ये उम्मीद थी कि जब एक महिला यूनिफॉर्म में आई है और जब महिला कोई ड्यूटी पे आ रही है, हमें न्याय मिलेगा, हमको जस्टिस मिलेगा। तो वो एग्ज़ाम्पल अभी भी मेरे ख्याल में अभी भी डाउन द लाइन कांस्टेबल तक वही इम्प्रेशन अभी भी है कि जब महिला है यूनिफॉर्म में, वो महिला हमसे कोई इनजस्टिस, हमसे कोई गलती नहीं करेगी। तो ये बहुत इंडिया में कई देवियां हैं और लोग के स्पेशली हर रूरल में, अर्बन एरियाज़ में भी हर लोग के मन में ये रहता है कि गॉडेस, तो वो इमेज अभी तक है और स्पेशली जब यूनिफॉर्म में है वो एक रूप बन जाता है। ये एक बड़ी अच्छी बात बताई। दो अनुभव देखिए, दो अलग अलग राज्यों के दो अनुभव हुए। तीसरा अनुभव और भी रोचक आपके सामने आएगा। एक बात ये है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार, हमारे ये जो देश के तीन अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ सोचा जा रहा था जब आप लोग ये पुलिस ऑफिसर बन के गई? तो मीरा चड्ढा बोरवणकर जी का अनुभव जब उनको पहली बार एसएसपी बनाया गया तो किस तरह का था? ये एक बड़ी रोचक स्टोरी है। उसके बाद जब वो कमिश्नर बनी, पहली पुणे की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी जिनको कमिश्नरेट की कमान संभालने को दी गई। 2 बार ज़िंदगी में इस तरह के अलग अलग हिस्से आए। डिस्ट्रिक्ट को जब हेड करने गई तो क्या हुआ? और जब पहली बार आईपीएस ज्वाइन किया तो एकेडमी के बाद, क्योंकि एकेडमी का इन्वायरमेंट तो तब भी जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो भले ही साथी लोग देखते हों, वो एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जब फील्ड पोस्टिंग होती है तो आपको सीधे पब्लिक के साथ होना होता है और वहाँ लोकल पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ऊपर से भी दबाव होता है। तो उस तरह के हालात किस तरह के थे आपके अपने अनुभव शुरुआती जीवन के? मैं ये जानना चाहता हूँ, कम से कम डिस्ट्रिक्ट जब आपने हेड किया तो वहाँ तक का। धन्यवाद। तो मैं भी मेरे आईपीएस बैच 1981 की पहली महिला एक में महिला अधिकारी थी। तो मेरे बैचमेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था और 70 के करीब पुरुष अधिकारी थे। वो कम से कम दिन में एक बार मुझे जरूर सुना देते थे कि मीरा तुम वापस जाओ।
दूसरा, अगर मैंने उनका नहीं सुना और डिमोरलाइज नहीं हुई, तो मैं एक बहुत साधारण से स्कूल में, फाजिलका नाम का एक छोटा सा अभी जिला है, उस टाइम तालुका था, वहाँ पढ़ी थी, हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो अगर मैं वापस नहीं जा रही, उनका नहीं सुन रही, तो क्या बोलते थे, मीरा तो इंग्लिश पंजाबी में बोलती है। फिर भी नहीं सुना तो रात को एक गाना लगा देते थे, आप लोगों ने सुना होगा शायद, आपकी जनरेशन ने, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो आप सब लड़कियां, आप सोच लो कि अगर आपको ऐसा डीमोटिवेटेड मैसेज मिले तो बिल्कुल ध्यान मत दो। जो आपको करना है, जो करियर आपने सिलेक्ट करना है, वो आप उस पर ठाम रहिए। आपने जो जिला की बात बोली, तो जब मैंने 10 साल के बाद हमारे डायरेक्टर जनरल को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जिला में पोस्टिंग दीजिए, तो मेरी फाइल 2 बार चीफ मिनिस्टर ने वापस भेजी, क्योंकि एक जिला पुलिस प्रमुख एक महिला अधिकारी हो सकती है, ये उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। पर ये जो मेरी संघर्ष जो शुरू हुआ 1981 पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, और जब मैं एसपी के रूप में गई, पहले औरंगाबाद और फिर सातारा, वो क्राइम ब्रांच चीफ के रूप में जब मेरी नियुक्ति की गई, तो मेरे से मेरी सम्मति लेने के 3 महीने बाद ऑर्डर आया, क्योंकि ऊपर के लेवल में फिर चर्चा हो रही थी, महिला क्राइम ब्रांच कैसे संभालेंगी। मुंबई की क्राइम ब्रांच आपको पता, ऑर्गेनाइज क्राइम का वो गढ़ है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। परंतु 19 से 81 का संघर्ष, जब 2010 में मैं पुलिस कमिश्नर पुणे बनी, तब तक ये मैं कहना मांगूंगी कि समाप्त हो चुका था। महिला अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बन के नियुक्त किया जा रहा है, इसके बारे में किसी भी प्रकार की गलत चर्चा नहीं हुई, केवल स्वागत हुआ। 81 से 2010 तक महिलाओं ने ये किले जीत लिए थे और हमें डिपार्टमेंट में स्वीकारा गया था। परंतु नागरिकों का और पुलिस स्टाफ का सहकार्य डे 1 से मिला, वो बहुत पॉजिटिव है। नागरिक महिलाओं के बारे में, जैसे अरुणा मैम ने कहा, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। उनको लगता है महिलाएं ऑनेस्ट, जस्ट, हार्ड वर्किंग हैं, इसलिए महिलाओं के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। पुरुष थोड़ा विचार करें। बहुत अच्छी बात बताई। ये 2 अलग अलग बिंदु हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची से समाज की उस बड़े तबके का और समाज का क्या, और जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको ये समझा लेना, और अपने अफसरों को ये बता देना अपने काम से कि नहीं, हम कुछ काबिल हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव मंजरी जारूहार जी का है, लालू प्रसाद यादव जी से जुड़ा हुआ अनुभव। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी किताब में उस घटना का उल्लेख किया है। दरअसल बिहार को जब हम आज भी बात करते हैं तो हम ये मानते हैं बिहार या पूरा देश हमारा स्त्री को लेकर बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव 2 अलग अलग स्तरों पे हो रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शहरों में है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक हो चुका है, शैक्षणिक विकास अधिक हो चुका है, वो अपने परिवार में लड़कियों को आगे आने देते हैं। लेकिन उसमें भी कई बार परंपराएं जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। और मंजरी जारूहार जी को ये बात न केवल पारिवारिक रूप से, ये जब अपना अनुभव किताब नहीं लिख रही थी तो इनके भाई ने बहुत प्रेरित किया, और उस किताब में बहुत सारी, वो हिंदी में भी आ चुकी है, राजकमल प्रकाशन ने संभवतः प्रकाशित की है उस पुस्तक को। मैडम सर के नाम से जी, मैडम सर के हाँ, मैडम सर के नाम से ही। तो मैं चाहूँगा कि ये जो 2 घटनाएं हैं, कि एक तो आपको आईपीएस बनने के बाद भी घर के लोगों का ये मानना था कि क्यों जाके नौकरी करेगी, ठीक है, एक तो घर के लोगों की बात थी, और दूसरी तरफ जब लालू जी ने आपको काम देने की, सौंपने की कोशिश की, वो 2 घटनाएं बताएं जो बड़ी रोचक हैं, अलग अलग दोनों रोचक हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो किताब खरीद के समझें, लेकिन आपका अनुभव भी सुने। आपका जो क्वेश्चन है कि ये 2 अनुभव के संबंध में हम बात करें, तो जो पहला अनुभव ये है कि जब मैं परिवार में से ये सोची कि अब हमारा बीए का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, हमने 12th पास कर लिया था फ्रॉम पटना से,
तो मैं दिल्ली आके पढ़ना चाहती थी और मेरा दिल्ली में एडमिशन भी हो गया लेडी अर्विन कॉलेज में। उन दिनों में लेडी अर्विन कॉलेज एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज समझा जाता था, जहाँ महिलाओं का बहुत अच्छा ग्रूमिंग होता था। तो हमेशा पेरेंट्स का मंशा होता है कि भाई अच्छे जगह शादी हो जाए, लड़की को घर का सारा सभी काम सिखाया जाए। तो इसी मकसद से हुआ कि मैं लेडी अर्विन कॉलेज में होम साइंस पढ़ने जाऊं। और सारा एडमिशन वगैरह हो गया, फीस वगैरह पे हो गया, सब कुछ जब तैयार हो गया हम जाने के लिए, तो एक दिन पहले हमारे पिता ने कहा हमारे नानी से जाके, जिनके यहाँ मैं रहती थी और वहाँ उन्हीं के साथ मेरा पालन पोषण हुआ था, कि मंजरी को समझाइए नहीं जाने के लिए, क्योंकि उसका आज विदाई के जैसा हो जाएगा अगर वो दिल्ली चली जाएगी। तो दूसरे दिन हमारी माँ ने कहा कि बाबूजी जाना नहीं तुमको भेजना नहीं चाहते हैं, तो तुम्हें नहीं जाना है। अब आज के संदर्भ में देखिए कि अगर हम अपने कोई बच्चों को कहें कि आप ये काम नहीं करिए, तो बड़ा रिएक्शन होता है, वो कहेंगे नहीं क्यों नहीं करें, क्वेश्चन करें। लेकिन उन दिनों कोई ऐसा माहौल ही घर में नहीं था कि हम अपने फादर या मदर के सामने आवाज़ उठा के बोले कि हम नहीं ये करेंगे। बाद में जब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिया और मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हो गया, तो उस वक्त भी हमारे पिता को लगता था कि ये दरोगा का नौकरी है, उनको उसके आगे समझ ही में नहीं आ रहा था कि एक आईपीएस ऑफिसर की नौकरी है। और उन्होंने बार बार यही कहा कि ये क्यों नौकरी करने जाना चाहती हो, तुमने तो कभी इतना फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं किया है, कैसे तुमसे होगा, तुम योग नहीं बनोगी। तो उनका यही था कि हम उनके प्रोटेक्शन में रहें, वहाँ से हम नहीं जाएं। लेकिन मैं जब आईपीएस के लिए क्वालिफाई की तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाऊंगी ही। मेरा ये निर्णय था कि हम जाके ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग हमने बहुत अच्छे ढंग से किया। अब हम लोग 6 महिलाएं थीं और 110 लड़के थे, और जिस तरह से मीरा ने बताया, हम लोग को भी वही सब कुछ बताया जाता था कि आप लोग क्यों ट्रेनिंग कर रही हैं। लेकिन फैकल्टी में जो था वो हमेशा था कि आप बहुत एनकरेज करते थे, लोग चाहते थे कि महिलाएं रह जाएं सर्विस में, और हम लोग को बहुत एनकरेज किया जाता था कि फिज़िकल और क्लास का ट्रेनिंग साथ साथ करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला पुलिस ऑफिसर और एक पुरुष ऑफिसर के ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, बराबरी की ट्रेनिंग है। आपको सभी कुछ करना है जो एक मेल ऑफिसर करता है, वेदर इट इज़ फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग, पीटी, परेड, तो कोई कमी नहीं होना चाहिए एक महिलाओं के ट्रेनिंग के लिए। तो हमने वही ट्रेनिंग किया और वही ट्रेनिंग करके हम पास आउट हुए। बाद में जब मैं काम करने लगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस एकेडमी के पोस्टिंग के बाद आई नेवर लुक्ड बैक। बार बार मुझे बुलाया गया कोई भी काम के लिए, बिकॉज तब तक लोग जान गए थे कि मैं कर्मठ ऑफिसर हूँ, मैं पब्लिक के बीच में काम कर सकती हूँ और मैं सही काम करती हूँ। तो एक बार जब मैं सीआईडी में पोस्टेड थी, पुलिस एकेडमी से लौटी थी और स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग था, खुफिया शाखा में, तो लालू प्रसाद जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे। 91 का वो दौर था, एक नए चीफ मिनिस्टर उभरे थे, ही वॉज लाइक अ मिसाया इन बिहार। तो वो पब्लिक भी उनको बहुत पसंद कर रही थी उन दिनों। तो एक दिन उन्होंने बुला के मुझे कहा कि आप डीआईजी पटना को हम आपको पोस्टिंग कर रहे हैं, आप डीआईजी पटना जा रही हैं, आज शाम को चार्ज ले लीजिए। तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं अभी एक एसपी के रैंक में थी और डीआईजी पटना का पोस्टिंग बड़ा सीनियर लोगों का होता था, सीनियर ऑफिसर्स का। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए और आज आप शाम को 5 बजे के पहले चार्ज ले लीजिए, आप डीआईजी पटना मैं आपको नियुक्त करती हूँ। तो लोग भी बड़े घबराए हुए थे मेरे कॉलीग्स की कैसे मैडम का पोस्टिंग हो गया। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स और पब्लिक ने इसको बहुत वेलकम किया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ। और मैं 2.5 साल तक डीआईजी पटना रही, बहुत से उसमें क्राइम देखने का मौका मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एंड द सबॉर्डिनेट्स वाज वेरी गुड। ये लोग हमेशा हमको ट्रस्ट किए, और जैसा मीरा और अरुणा ने बताया, पब्लिक तो हमेशा चाहती है कि पुलिस ऑफिसर जो पोस्टिंग हो वो एक महिला हो, क्योंकि उनको विश्वास है कि एक महिला सही काम करेगी और अच्छा काम करेगी। और मैं सोचती हूँ कि एक महिला पुलिस ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कोई गलत काम अपने फील्ड पोस्टिंग में नहीं करें,
ताकि आगे के लिए भी महिलाओं के लिए रास्ता खुलता रहे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी, मैं इसी प्रश्न पर आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पे, निदेशक के तौर पे भी बहुत सारे अपने अंदर प्रतिभाओं को सामने आते हुए देखा होगा, एक बात। और दूसरा, पॉलिटिकल जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप जो है हमारे भारत की, देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम मानते हैं बहुत सारे नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है, पुलिस बल खासकर। तो आपका एक्सपीरियंस आंध्र में क्या था, संयुक्त आंध्र प्रदेश में एकेडमी का एक अनुभव आपका, और दूसरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने किस तरह से आपको इनकरेज या डिस्करेज करने की कोशिश की? पॉलिटिकल लीडरशिप तो जब हम सर्विस में ज्वाइन हुए थे, जो लीडर्स थे उस टाइम, हम उनके साथ बहुत फ्री एक्सचेंज करते थे। और जैसे समझो एन टी रामाराव, वो आके जब शुरू में वो कैंपेन कर रहे थे, वो अपना रथ यात्रा में, वो आके ऐसा ही रोड पे कोई बौली के पास अपना वैन, वो रथ यात्रा था उसका, चैतन्य रथम, वहाँ पार्क करके ऐसा ही रोड पे रहते थे। और ऑफिसर्स सबके साथ बहुत फ्री बातचीत होती थी। तो जब हम सर्विस में थे, हम सीएम से और जो भी हमारे मिनिस्टर्स, एमएलएस जो भी थे, हम उनके साथ बहुत फ्री एक्सचेंज कर सकते थे। और वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम उनको सुनाएंगे कि ऑपोजिट साइड, कि हमारा साइड, हमारा व्यू क्या है, उनका जो कुछ प्लान कर रहे थे, और व्हाट विल बी द ऑपोजिट, कि पब्लिक से, फ्रॉम द लीगल साइड से क्या होगा। और वो सुनने के लिए तैयार होते थे और बहुत बार चेंज भी करते थे अपने आइडियाज़ को। तो वो बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। और शुरू में हम भी, जब हम नए ऑफिसर्स हैं, बहुत जोश, जैसा मंजरी कह रहे थे, बहुत जोश से काम करते थे। और मेरा जब फर्स्ट पोस्टिंग, मैं मदनपल्ली में, आंध्रा में संक्रांति त्यौहार आप सब समझते हो, साउथ में ये कॉक फाइटिंग होता है, दो मुर्गियों के बीच में वो लड़ाई, तो लीगली वो बैंड है। तो ऑर्डर्स आते थे कि इसको रोकना है, ये वो। तो मैं जाके रोकने की कोशिश में, फायरिंग हुआ, उसमें 5 लोग मर गए थे फायरिंग में। तो सीएम को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आया था, ये वो। लेकिन जब वो हमसे सुने कि मैंने क्यों किया, वो समझ लिए कि इसमें कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, आई जस्ट डिड इट आउट ऑफ सर्विस के इंटरेस्ट में। तो वो टाइम वैसा था कि वी कुड एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते थे। और एमएलएज, मिनिस्टर्स और छोटे जैसे पंचायत राज, पंचायत मेंबर सब समझते थे। और बहुत फ्री एक्सचेंज एंड मिलजुल के हम सोसाइटी के लिए स्टेप्स लेते थे। और वो सेम जब हम एनपीए में आए थे, पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग में, हम थोड़े चेंजेस लाए थे। महिलाओं के लिए अलग थोड़े स्टैंडर्ड्स, जैसे दौड़ने के लिए टाइमिंग, ये पूरा थोड़ा चेंजेस लाए थे हम लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के यूनिफॉर्म आइटम्स, जैसा जब हम सब सर्विस में ज्वाइन हुए थे, हमारे शूज़ का साइज़ नहीं मिलता था, तो हम बड़े बड़े शूज़ पहनते थे और उसमें कॉटन स्टफ़ करके, कैप बड़ा रहता था, उसमें कुछ ऐसा बैंडेजेस बांध के उसको साइज़। तो ये पूरा हम लाए, लाठीज़, शील्ड्स, वो सब लेडीज़ के लिए साइजेस, और लेडीज़ के लिए थोड़े स्टैंडर्ड्स, और थोड़े अलग अलग चेंजेस लाए थे ट्रेनिंग में। और पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला उसके लिए। जी, बहुत अच्छी बात। मीरा जी, आपने जब पहली बार बतौर एसएसपी कमान संभाली, और फिर जब पुणे की कमिश्नर आप बनी, ये अनुभव आपकी किताबों में है, मैडम कमिश्नर में भी, लीव्स ऑफ लाइफ में भी, कुछ चीज़ें आपने, कुछ बातें अपने जीवन की, कुछ चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश की है कि उनको क्या करना चाहिए, या क्या कुछ अनुभव हुआ, या कैसे आप लगातार इस बात का प्रयास कर रही हैं कि लोग बेहतरी की तरफ बढ़ सकें।
और मुझे लगता है कि मंच पर जो तीनों हमारी महिला आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने अपने काम से एक मिसाल बनाई, तीनों का प्रयास पूरे जीवन यह रहा कि जहाँ भी नियुक्ति रही, अपने काम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इन्होंने इस बात का प्रयास किया कि जहाँ है थोड़ा बेहतर और संसार को बना सकें। शायद किसी बड़े कवि ने कहा था कि महिलाओं के चलते यह संसार बहुत सुंदर है। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो अनुभव है आपका, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो महिलाओं के बारे में मैं एक केस का खास इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना मांगूंगी। इसे महाराष्ट्र में जलगांव सेक्स स्कैंडल के रूप में जाना गया था, जहाँ पे अबाउट 100 गर्ल्स उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो ये जो इसमें जो आरोपी लोग थे वो वहाँ के जलगांव के म्यूनिसिपल काउंसलर्स थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में एज अ चीफ गेस्ट जाते थे, कॉलेजेस में एडमिशन ले रखा था। तो जैसा उन्होंने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, प्रॉमिसिंग मैरिज बट एक्सप्लॉइटिंग देम, तो जब हमने ये केस इन्वेस्टिगेट किया तो हमें समझ में आया कि यंग लड़कियां जो हैं इनोसेंटली वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में फंसने के बाद केस रिपोर्ट नहीं करती। तो जब मैं उसके बाद औरंगाबाद में एसपी बन के गई तो मैंने बहुत ये कोशिश की कि मैं स्कूल कॉलेज की लड़कियों तक जाऊं और उन्हें ये समझाऊं कि अगर आप पे किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, आप पे एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो प्लीज़ फैमिली से शेयर कीजिए और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से शेयर कीजिए, अपनी केस दर्ज कराइए। तो ये एक मेरा बहुत प्रयास रहा है कि महिलाओं पे होने वाला अत्याचार, युवक युवतियों पे होने वाला अत्याचार उसी समय पुलिस के निर्देश में आ जाए और उसे समाप्त किया जाए। पुणे पुलिस कमिश्नर के रूप में हमने पुणे पुलिस विद्यार्थी अभियान शुरू किया और मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि हर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे शुरू करे। हम 1 महीना कॉलेज स्टूडेंट्स को पुलिस कैसे काम करती है, एफआईआर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है, स्पॉट पंचनामा क्या है, पुलिस बंदोबस्त में कितना पुलिस कर्मचारी जाता है। यहाँ बैठे उपस्थित ऑडियंस को मैं कहना मांगूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख सिटीजन्स के पीछे, नागरिकों के पीछे 220 पुलिस होनी चाहिए, पुलिस अधिकारी, परंतु ऑल ओवर इंडिया वो 160 है। तो पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम है। हम पुलिस में जब पुलिस स्टेशन में पुणे में विद्यार्थियों को आमंत्रित करते थे, हमने एक पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट किया था। तो पुलिस के बारे में जो उनके जो गैर समझ है, जो पुलिस के बारे में कि केवल भ्रष्टाचारी हैं, काम नहीं करते हैं, ये उन्हें समझाया गया। पुलिस की टेक्निकल कैपेबिलिटी समझाई गई और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन या आईटी केसेस में विद्यार्थियों ने हमें सिखाया। तो ये जो 2 वे लर्निंग प्रोसेस पुणे पुलिस विद्यार्थी अभियान के तहत हमने देखा, वो सारे भारत में, सारे देश में, सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में उसे रेप्लिकेट करना आवश्यक है, ये मैं कहना मांगूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजरी जी, ये आप का जो अपना अनुभव है वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ साथ राज्य का, ये पुलिस, हमारे जो लोग बैठे हैं दर्शक, उनको लगता है पुलिस का मतलब वर्दी में है, मैडम हैं, आईपीएस बन गए, अधिकारी हैं, कभी जिला हेड करती हैं, कभी किसी विभाग में जाती हैं। उनको ये बुनियादी अंतर नहीं पता है कि दरअसल आप अपनी नियुक्ति के दौरान जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग विभागों में जाते हैं, उनके बीच कितना अंतर है, ये युवा पीढ़ी को सामान्य तौर पर नहीं पता चलता है। मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में जो अलग अलग बिंदुओं पे अनुभव थे, जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, कि आप जब सीधे फील्ड में होते हैं तो कुछ और होते हैं, जब किसी एकेडमी में होते हैं तो कुछ और होते हैं, अपराध शाखा में होते हैं तो कुछ और होते हैं, सैन्य बलों में चले जाते हैं तो कुछ और होते हैं। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं और इन सब का एकदम प्रकृति जो है पूरी अलग है।
तो मैं चाहूँगा कि कुछ इसका हिस्सा, पूरी बात तो हमारी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ अंश आप ज़रूर बताएं हमारे। ये बात सही है। मैं भी करीब 34 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुई थी 2010 में, और इस 34 साल के पूरे पीरियड में मैं कई जगहों पे मेरा पोस्टिंग हुआ। ऐसे तो बहुत पुलिस ऑफिसर्स हुए जो स्टेट में चले गए तो कभी स्टेट को छोड़ते नहीं हैं, और लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे स्टेट में, बिहार में ही रहना है। और शुरुआत में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी पोस्टिंग को लेके, इतनी समस्या थी कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया पुलिस एकेडमी जाने के लिए, हालांकि हमने कभी लिख के दिया नहीं था कि मैं बिहार से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन पुलिस एकेडमी के लिए हो गया इन 1983, तो मैं बहुत खुशी चली गई। मैं ये भी बताऊं कि मेरे हस्बैंड भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो दोनों का पोस्टिंग भी बड़ा मुश्किल रहता था हमेशा बिहार में होना, तो मैं एक साथ होना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं पुलिस एकेडमी में आया है, अपने आप आ गया है सिलेक्शन, तो वहाँ जाना चाहिए। नाउ पुलिस एकेडमी में जो हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको बहुत ही डिफरेंट वे में आपको पुलिस ऑफिसर्स को सिखाना पड़ता है। तो पहले जैसे मीरा ने बताया कि एक एफआईआर को हम कैसे लिखते हैं और किसी और को सिखाना, पहली बार कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है, उसका नंबर का क्या महत्वपूर्ण है, उसके डेट का क्या महत्वपूर्ण है, और उसको कैसे लिखा जाता है, ये किसी 100 लड़कों को सिखाना, आईपीएस ऑफिसर्स को सिखाना एक बहुत ही जिम्मेवारी का काम है और बड़ा चैलेंजिंग है कि उनको समझ में आए कि हर पहलू का क्या महत्व है। तो जब पहली बार मैं क्लास लेना शुरू की तो मुझे बहुत टाइम लगता था क्लास के लिए प्रिपेयर करने में, लेकिन मैं 5 साल पुलिस एकेडमी में रही और आज मुझे खुशी होता है ये बताने में कि आज देश में जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हर स्टेट में है, उसमें से करीब 80 से 90% वही लड़के हैं जिनका ट्रेनिंग हमने दिया है। और मुझे इसको बहुत गर्व होता है देख के कि जहाँ भी हैं ये लोग कर रहे हैं काम और बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। पुलिस एकेडमी का जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैं बिहार आई। अब बिहार में मुझे फिर से वो लालू प्रसाद का दौर था, तो मुझे फिर से सब काम सीखना पड़ा। उस वक्त माहौल बदल गया था और बिहार में उन दिनों बहुत ही कास्ट राइट्स हुआ करते थे। एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के ऊपर हमला करते थे, एक जात के लोग दूसरे के साथ संघर्ष होता था। एमसीसी आ गया था, मतलब नक्सलाइट्स आ गए थे। तो एक पुलिस ऑफिसर को हर पोस्टिंग में अपने को बदलना पड़ता है और उस डिस्ट्रिक्ट में और जो भी पोस्टिंग हुआ है उसको ठीक से समझना पड़ता है। तो नक्सलाइट प्रॉब्लम क्या होता है, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था सीखना और उसको समझना, क्यों मेरा पोस्टिंग खुफिया ब्रांच में उन दिनों हुआ था। वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद मैं डीआईजी पटना रही। वो एक दूसरा था, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए तो हमें वो हमेशा सिखाया गया कैसे डील करना, तो वो उतना कठिन काम नहीं था। लेकिन बाद में सिलेक्शन हो गया सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर काम बहुत छोटा हो जाता है। बिल्कुल आप एक छोटे से प्लांट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे यूनियन के साथ डील करना और मैनेजमेंट के साथ तालमेल रखना एक वो चैलेंज रहता था। और बोकारो स्टील प्लांट में थेफ्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहाँ 60,000 लोग काम कर रहे हैं, उनका देखना और उनके साथ क्या संघर्ष हो रहा है उसको समझना। बाद में मैं सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में आ गई जब मैं, और सीनियर आईजी हो गई। तो रिक्रूटमेंट, विमेन का रिक्रूटमेंट, महिलाओं का रिक्रूटमेंट सीआईएसएफ में, आई थिंक वो मेरा बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि एयरपोर्ट सीआईएसएफ देखना शुरू किया था और बहुत ज़रूरी था कि महिलाओं को का इंडक्शन हो सीआईएसएफ में। तो उनका ट्रेनिंग, उनका रहना, उनका कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, और जितने मेल मेंबर्स थे वो सभी उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ रहेंगी। लेकिन मैंने रास्ता निकाला। जैसे हमारा ट्रेनिंग हुआ था पुलिस एकेडमी में, हमारे मेल पुरुष ही हम लोग का ट्रेनिंग करते थे, मैंने कहा कि इनका भी वैसे ही ट्रेनिंग होगा। और मुझे खुशी होती है कि आज बिना महिलाओं के सीआईएसएफ में मेट्रो में डिप्लॉयमेंट,
या एयरपोर्ट पे डिप्लॉयमेंट बहुत ही मुश्किल होता अगर हम लोग उन दिनों में महिलाओं का रिक्रूटमेंट नहीं करते। और एक फिर मेरा पोस्टिंग सीआरपी में हो गया और सीआरपी से मैं माउंट आबू चली गई जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रेनिंग होता था। तो वहाँ पे ऑफिसर्स को लगता था कि मैं मैडम को क्या आएगा सीआरपी का ट्रेनिंग, लेकिन चूंकि मैं पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग देख चुकी थी और बहुत अभ्यस्त हो गई थी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप ट्रेनिंग इस सिलसिला से करिए। तो जो ऑफिसर ट्रेनिंग कराते थे उन्होंने आके मुझसे एक दिन शाम को कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैडम आपको इतना कुछ ट्रेनिंग के संबंध में पता है। तो यही था कि चूँकि हम लोग पहली महिला थी जहाँ भी जाती थी, तो वहाँ एक अपना रेपुटेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता था और हमेशा मर्दों को समझाना पड़ता था, पुरुष को, कि भाई हम वही काम जानते हैं जो आप जानते हैं और शायद हम बेहतर जानते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि एक आईपीएस ऑफिसर को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और क्या क्या ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग तो पुलिस एकेडमी में हो जाता है, लेकिन हम पब्लिक के साथ ही सीखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो मेरा पोस्टिंग स्टेट पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, सीआरपीएफ ट्रेनिंग एकेडमी, और बाद में जब झारखंड बना, स्टेट बना, तो मुझे रिकॉल कर लिया गया। और झारखंड स्टेट को बनाने में हम लोग का जो एक दान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जब हम शुरू गए तो ऑफिस नहीं था, टेबल कुर्सी नहीं था, कागज़ बिछा के हम लोगों ने फ़ाइल खुजवाया, बिहार से मंगाया और काम शुरू किया, जिसको मैं बहुत शेयर करती हूँ। और स्टेट अब एक एस्टैब्लिश करना पड़ा, तो एक वो भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और बाद में मैं 2010 में रिटायर की, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद भी लगातार काम कर रही हूँ और एक नए सिरे से काम कर रही हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए कि अभी मैं अपने को सोचती हूँ कि मैं रियली सेवानिवृत्त नहीं हुई हूँ। वाह, बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक और श्रोता, आप चाहे ऑनलाइन टेलीविज़न पे या यहाँ जो मौजूद हैं, वो सुन रहे होंगे, उनमें से कुछ न कुछ निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और आने वाले समय में ये कहेंगे कि हम साहित्य आज तक के इस कार्यक्रम में गए थे और हमने इन लोगों को सुना और कुछ प्रेरणा ली। अरोड़ा जी, मैं आपसे भी उसी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग अनुभव हैं। जिस विभाजन की बात की है, राज्यों के विभाजन की, कि बिहार और झारखंड बन रहा था, तो वो भी एक अलग तरह की चुनौती अचानक आ जाती है। मुझे लगता है संयुक्त प्रांत की आप संयुक्त आंध्रा की जो है वो पहली आईपीएस ऑफिसर के अलावा आपके समय में तेलंगाना का आंदोलन बना और अब तेलंगाना बन भी गया, तेलंगाना और आंध्रा बन गया। तो आपकी जो नियुक्ति थी, जो अलग अलग फेज़ में आपने पोस्टिंग्स थी, और फिर जिस तरह से स्टेट का डिवीज़न होता है, जब स्टेट का डिवीज़न होता है तो आप अपने ही लोगों से जूझ रहे होते हो। भले ही वो आंदोलन किसी भी प्राइड को लेके हो रहा है, लेकिन बतौर पुलिस ऑफिसर आप चूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दूसरी तरफ आप पब्लिक की डिमांड है। इनसे कैसे दो चार होते रहे, मैं उस अनुभव के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। तो आप अपने जो मेमोरीज़ हैं अपनी पोस्टिंग्स को लेके, और जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था उस दौरान क्या कुछ? तो शुरू में मैं जब ज्वाइन हुई थी सर्विस में, जैसा मैं कह रही थी, मैं एक ही महिला थी और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे, और फिर ये मदनपल्ली जंगल एरियाज़ है। और पुलिस में एक टाइप क्राइम है जिसे कहते हैं ग्रेव क्राइम। तो मेरा फर्स्ट केस एक मर्डर का केस था, और जब एक सीरियस केस होता है, हम एएसपी जब हम हैं, वो सीन ऑफ क्राइम पे जाके वहाँ रहना है 10 दिन या 2 हफ्ते, जब तक वो केस सॉल्व नहीं होता है। तो ये मर्डर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया में हुआ था, तो वहाँ जाके कैंप करना पड़ा। वहाँ पे कुछ बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट में। फिर बाद में मैं जब रिलेट करे दूसरे इंसिडेंट्स, मैं जब विशाखापट्टनम में मेरा पोस्टिंग हुआ था, वहाँ पे नक्सलाइट प्रॉब्लम था, और वहाँ पे जंगल एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में पेट्रोलिंग करना पड़ता था, कोमिंग ऑपरेशंस कहते हैं। फिर मैं जब सीआरपीएफ में आई थी, सीआरपीएफ में नॉर्थ ईस्ट और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब एरियाज़ में
सेम ये माओइस्ट एरियाज़ में कोमिंग करना पड़ता था। और जब आप एक ही महिला है, आप सोच सकते हैं कि ये फॉरेस्ट एरियाज़ में और आपके साथ कोई एक भी महिला नहीं, साथ में सिर्फ पुरुष लोग हैं और कोई टॉयलेट्स नहीं, तो ये एरियाज़ में मैं पानी पीना रोक दिए थे क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है। उससे हमें यूटीआई का प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है महिला पुलिस के लिए। इवन अर्बन एरियाज़ में जब आप देख सकते हो कि ट्रैफिक में कई वीआईपी बंदोबस्त पे कई घंटों के लिए रास्ते पे खड़ा करना पड़ता है और कोई टॉयलेट्स नहीं। तो जब मैं एनपीए में आई थी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम होता है और बाद में जब डिलीवरीज और चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसीज में इसके बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है जो महिलाएं फेस करते हैं। जब आप पूछ रहे हमारे यात्रा में ये पुलिस की जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, ये थोड़े प्रॉब्लम्स है। जैसा मंजरी कहते हैं, हस्बैंड के साथ एक साथ पोस्टिंग मिलना मुश्किल है, फिर बच्चों का देखभाल करना वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स है महिलाओं के लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे दादी थी, वो मैसूर, आप सुने होंगे, अभी कर्नाटका कहते हैं, मैसूर स्टेट में वो 13-14 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी। जब वो 15-16 साल की थी, एक बेटा था और वो उनके हस्बैंड गुजर गए। तो ये महिला एक बेटे को अकेले, लेकिन उनका पढ़ाई हुआ था, तो मैसूर में महारानी कॉलेज में वो लेक्चरर थी और ये बच्चे का वो देखभाल करती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे आया और देखे कि ऐसा विधवा, जब वो विधवा को वाइट सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ता था, गांव से बाहर रहना, क्योंकि सुबह में उनका मुंह देखना अब शुभ मानते थे। वो सब ये देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए और जब वो ज़माने में वो महिला का एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट के कोशिश कर रहे थे, तो वो उनको ब्लेस करे और फिर हैदराबाद में निज़ाम को बताया गया कि ऐसा एक लेडी है और उनको हैदराबाद लाके हैदराबाद में एक महिला कॉलेज में वो फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल बन गए। वो कोठी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो अभी भी है। तो वो हमेशा हमसे कहती थी कि एजुकेशन सबसे बड़ा, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड्स है और हम अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपना हेल्थ का देखभाल करना चाहिए और कोई नहीं करेगा आपके लिए। तो जो भी यहाँ आप लड़कियाँ हैं और मेल्स लड़कों भी, आप ये सोचना चाहिए कि अपने आप को हमेशा एजुकेट करना और अपने आप का हेल्थ, और नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू, आप अपने आप के लिए करना चाहिए ये। तो ये मैंने देखा कि पुलिस में जैसा हम बढ़ते गए, थोड़े लोग बहुत सपोर्टिंग थे, थोड़े लोग अगेंस्ट रहते। जैसे मैं जब मैटरनिटी लीव, मेरे 2 बच्चे हैं और गवर्नमेंट सर्विस में मैटरनिटी लीव 2 बार अलाउड है। तो फर्स्ट टाइम मैंने मैटरनिटी लीव लिया, सेकंड टाइम जब मैंने गया, डीजी ने बहुत डांटा कि इसीलिए हम महिलाओं को लेते नहीं सर्विस में, कि हमेशा लीव लेते रहते। मैंने कहा सर ये मेरा सेकंड है, लेकिन ये मेल्स का एटीट्यूड है, तो ये सब हमको फेस करना पड़ता है। तो आप जैसा कह रहे, जब ये स्टेट्स के जब डिवीज़न भी हुआ, थोड़े लोग अगेंस्ट रहते, थोड़े लोग फेवर में रहते, तो दोनों तरफ का बैलेंस करना पड़ता है। और जो भी करते, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बहुत सिंपल है, अगर हमको समझना है, कोई ब्लैक और वाइट है, कोई ग्रे एरिया नहीं है लॉ में। तो बस हम लॉ के अनुसार से गए तो हमसे कोई गलती नहीं हो सकता है। वाह, बहुत बहुत मेरा मन, आप जो है ये आजकल, अब हम आते हैं थोड़ा दूसरे सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बड़ी चुनौती है पुलिस फोर्सेस के लिए, और दूसरा कई तरह के दबाव अभी आ गए हैं। पहले हम जब पुरानी फिल्में देखते हैं तो उसमें लगता है एक ज़मींदार है और बाकी रियाया है और उनके झगड़े हैं। अब पुलिस के सामने ऐसी चुनौती सामने आती है जब हमें दिखता नहीं है कि कौन से फोर्सेस से दबाव है।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जूझने के दौरान और इसके अलावा जो ऐसी इनविजिबल फोर्सेज हैं उनके दबाव के बीच पुलिस बल क्या करता है, और विशेषकर जब महिला पुलिस ऑफिसर है तो उसे किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि इसके कुछ एक्सपीरियंसेस हों तो बताएं, या अपने एक्सपीरियंसेस से जो आप समझते हैं कि इसका उत्तर यह हो सकता है या ये होना चाहिए वो बताएं। तो पांडे जी, इनविजिबल इन्फ्लुएंसेस तो नहीं होते, आप बहुत पोलाइट बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पहले मैं बोलना मांगूंगी कि ये एक ऐसा क्राइम है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है। वो अपना टारगेट निश्चित करता है, अपना जिसको वो काम देगा उसको निश्चित करता है, उनको आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाया जाता है, और जब दिए गए टारगेट को अटैक किया तो उसके बाद जो क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी रहने की व्यवस्था, उनके फैमिली का देखभाल, यहाँ तक कि अगर आरोपी को पुलिस ने पकड़ के जेल में भेजा या इनकाउंटर में खलास किया तो उनकी फैमिली की भी देखभाल की जाती है। ऑर्डिनरी क्राइम से ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम A to Z अपना पूरा जो फॉर्मेशन है वो क्लियर कॉरपोरेट सेक्टर की तरह फॉलो करता है। परंतु नागरिकों के लिए एक बहुत ये पॉजिटिव मैसेज है कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल भी ऑनेस्ट लॉ इन्फोर्सर, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर से डरता है। इसमें मैं आपसे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करना मांगूंगी। एक बार हमने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के फ़ोन को सर्वेलेंस पे रखा। वो क्रिमिनल रात को दारू पिए था। वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा था, उसका नाम लेके, उनके 3 लड़कियां हैं, वो लड़कियां पढ़ाई करती हैं? तो उसने कहा हाँ करती हैं। उसने वाइफ से फिर पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, वो ट्यूशन पे जाती हैं? तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ ट्यूशन पे जाती हैं। पढ़ाई करती हैं, ट्यूशन पे जाती हैं, इन तीनों को IPS बनाएंगे। तो आप सोचिए, एक क्रिमिनल भी अपनी बेटी को IPS में डालना मांगता है। ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और दूसरा जो आपने कहा कि इनविजिबल इन्फ्लुएंस, उसमें फ्रैंकली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कई बार बहुत ही तंग करने जैसा होता है। जैसा कि मैंने मेरी बुक जो है मैडम कमिश्नर में लिखा कि एक बार एज पुणे पुलिस कमिश्नर मेरे पे बहुत दबाव लाया गया था कि यरवड़ा में हमारी जो 3 एकड़ जगह है वो किसी प्राइवेट बिल्डर को दी जाए। परंतु जब एक सिविल सर्वेंट, वो IAS, IPS, ऑडिट, पोस्टल, किसी भी सर्विस का क्यों ना हो, अगर वो एक ठाम भूमिका ले तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। पुणे पुलिस की फुल सपोर्ट से हमने वो 3 एकड़ जगह प्राइवेट बिल्डर को नहीं दी। तो मैं आप सबसे ये शेयर करना मांगूंगी कि आप जो सिविल सर्विसेज में आएंगे या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या जो हैं सिविल सर्विसेज में, अगर हम ईमानदारी से काम करें और जैसा कि अरुणा मैम ने कहा संविधान के भरोसे काम करें, संविधान को सामने रख के काम करें, तो कोई भी हमारे को गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बहुत बहुत आभार आपका। मीरा जी से तो सवाल हो गया। अब मंजरी जी, आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक बड़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है और इसकी विक्टिम ज़्यादातर मैं कहूँगा कि वह वर्ग हो रहा है जो महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, और उनका जो दबाव है, पुलिस इन चुनौतियों से कैसे निपटे, जो खासकर आपके बाद के लोग हैं। आप अगर फोर्स में होती तो ऐसी चुनौतियों से कैसे दो चार होती? साइबर क्राइम ये सही है कि आजकल बहुत बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि उसका समाधान कोई नहीं निकल रहा है।
और ये बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ही साथ हो रहा है। मैं तो देख रही हूँ परिवार में ही कि कितने पुरुष लोग अपना पैसा खो दिए हैं। और कुछ तो मैं सोचती हूँ कि लालच में आके लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। एक बार मैं कहीं बाहर लेक्चर में गई हुई थी, तो एक हमारी नेबर है, वो मेरे को बार बार फ़ोन कर रही थी। मैं देख रही थी कि वो फ़ोन कर रही मेरे, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती थी। जब मैं बाहर निकली तो कहीं ने उनको फ़ोन किया कि भाई क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने 18 करोड़ रुपया साइबर क्राइम के तहत गंवा दिया है। तो मैं भी थोड़ा घबरा गई कि 18 करोड़ पैसा कोई कैसे दे सकता है। तो पता चला क्या कि वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी उनको कहने लगा कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करिए, और पहले तो बहुत अच्छा रिटर्न देना, डबल करके पैसा देने लगा। जब इनका पैसा बढ़ गया तो उसको वो सीज़ कर लिया और कहा कि नहीं, जब तक आप हमको पेमेंट नहीं करिएगा तब तक मैं पैसा वापस नहीं करूँगा। तो ये पुरुष ने फिर उसने कहा कि 3 करोड़ आप दीजिए, और इनका 11 करोड़ फंसा हुआ था। 3 करोड़ आप दीजिए तब मैं आपको पैसा वापस करूँगा। अब इनका सोचिए कि इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इतना ज़्यादा पैसों के साथ इनका कारोबार चल रहा होगा, कोई इतना मूर्खता का काम कैसे कर सकता है। इन्होंने फिर 1 करोड़ निकाल के उसको दे दिया कि इसके वजह से मुझे 11 करोड़ मिलेगा। तो मैं तो सोचती हूँ कि कुछ लालच भी लोगों में होता है कि पैसा को हम डबल कर लेंगे, तेज़ी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल्स हैं वो आपके साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, और ऐसे करके इनका 18 करोड़ रुपया उस दिन गायब हो गया। लेकिन मैं देखती हूँ कि करीब आए दिन हम सोचते हैं कि 15 दिन पर ज़रूर एक ना एक केस हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मेरे नेबर्स या कोई ना कोई आके बताता है कि मेरा ऐसे पैसा चला गया, ऐसे पैसा चला गया। लेकिन अभी तक पैसे को ट्रेस करके और वापस करने का जो काम है वो अभी पुलिस के लिए स्टिल अ चैलेंज। बहुत बड़े जल्दी में क्रिमिनल्स पैसा निकाल के और गायब हो जा रहे हैं, और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले दिनों में साइबर लॉज तो बदल ही गए हैं, लेकिन हम लोग इस साइबर क्राइम या जो थेफ्ट हो रहा है उसको रोकने में ज़रूर कामयाब होंगे। जैसे झारखंड में मेरे आने के बाद आप लोगों ने जामताड़ा का नाम सुना होगा, पिक्चर भी बना है। जामताड़ा में 2-3 दिन के लिए आके कियोस्क को हायर करते हैं, और ये यंग लोग हैं, यंग लड़के लोग हैं, और जहाँ इनके कुछ पैसा मिलता है, भले 20,000 मिल जाए, 25,000 मिल जाए, और फिर वहाँ से कियोस्क से गायब हो जाते हैं, और कियोस्क भी बंद हो जाता है। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो फिर कियोस्क चलने लगता है। तो कोई एसपी वहाँ पोस्टेड थे तो बता रहे थे कि इस पर हम लोग का अभी काबू करना बहुत मुश्किल हो गया है, और अभी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि इस पर कैसे ठीक ढंग से काबू कर पाएँ। हमारे समय में हम फॉर्चुनेट थे कि साइबर क्राइम नहीं हुआ। हम तो मर्डर और डकैती और भागलपुर के अब खोड़वा कांड और एंटी सिख रायट्स, यही सब देखते रहे, फिज़िकल तरह का क्राइम देखे रहे। लेकिन अब नया जो दौर जो आया है साइबर क्राइम का, जो यंग ऑफिसर्स लोग आए हैं उनको उसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अरुणा बहुगुणा जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पहले माफिया एक ही तरह के होते थे, अंडरवर्ल्ड है तो एक, बाद के दिनों में लैंड से जुड़े, माइनिंग से जुड़े तमाम तरह के माफिया, इनके कितने दबाव पुलिस फोर्सेस पे होते हैं, और क्या आपको ऐसी किसी चुनौती से जूझना पड़ा था? लैंड रिसोर्स अभी इंडिया में और ख़ास तौर आई थिंक जैसा आप कह रहे हैं एरियाज़ में जो रिच एरियाज़ है बहुत स्केर्स है, और जब भी कोई रिसोर्स स्केर्स है तो नेचुरली उस पर डिमांड ज़्यादा बढ़ते जाता रहता है। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस थे। एक था ये पोल्यूशन के बारे में। ये फार्मा कंपनी था, और फार्मा इंडस्ट्री में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कैसा डिस्पोज करना है वो उसका करेक्ट प्रोसीजर है। वो ज़मीन में कुछ टाइप का वो सम्प बनाना पड़ता है वो मेटल से, और वो वेस्ट मटेरियल उसी में डालना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बस डायरेक्ट ज़मीन में या लेक्स में, तालाब में या नदी में वेस्ट छोड़ते हैं, और वो पूरा पानी और वो ज़मीन पोल्यूट हो जाता है।
तो एक बार सारे वो एरिया के लोग एक प्रोसेशन में आए थे मेरे पास और बताए थे कि पूरा उनका जो पानी था वो पिंक कलर था और बहुत ये बदबू आ रहा था उसमें से। तो मुझे पता चला कि ऐसा बहुत बड़ा फार्मा कंपनी है। मैंने जाके देख लिया कि ये ऐसा उनका रॉन्ग डिस्पोजल हो रहा है। तो और उसमें लॉ में हमारे प्रोविज़न है, तो हम जाके वो फैक्ट्री को बंद कर लेके उस पर ताला लगा दिए। जो आप कह रहे वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल ओनर, पॉलिटिकल थे वो ओनर। तो बहुत प्रेशर आया था मेरे से, सीएम से भी, कि इसे खोल दो। तो मैंने कहा भी हम ऑलरेडी बंद कर लिया है, हम उसका रिपोर्ट कोर्ट को भी चले गया, तो मेरे हाथ में नहीं है खोलने के लिए। तो कंपल्सरी उनको फिर वो बनाना पड़ा जो करेक्ट जो डिस्पोजल के लिए, और फिर वो करने के बाद कोर्ट के तरफ से ऑर्डर आया और फैक्ट्री खुल गया। तो ऐसा लीगल प्रोसीजर्स है और पुलिस के लिए पावर्स है, लेकिन जो आप कह रहे हैं हमेशा प्रेशर रहेगा। तो हम वो प्रेशर को कैसा विथस्टैंड करते वो बस हमारे ऊपर है। उसके लिए शायद हमको ट्रांसफ़र होगा या पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए कि उनको रिफ्यूज़ करने के लिए। धन्यवाद। मीरा जी, आप कंक्लूडिंग, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। दूसरे हमारे सत्र के हमारे मेहमान नीलिमा डालमिया, आधार जी, लक्ष्मीपुरी जी, अनामिका जी यहाँ आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि जितने हमारे सवाल हैं जो अभी हम लोग इस मंच पर चर्चा किए महिला पुलिस अधिकारियों को लेके, आप लोगों की किताबें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मंजरी जी की पुस्तक राजकमल प्रकाशन के बुक स्टॉल पर है। यहाँ मंच से उतरने के बाद वह उस स्टॉल पर आप जा सकते हैं। और मीरा जी की किताब जो है वह सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर है। आप अपने लेखक की साइन प्रति अगर पुस्तक को ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपकी बातचीत का जो निचोड़ है वह कंक्लूडिंग रिमार्क आप ये दें कि जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो आपके अनुभवों से क्या कुछ यह पीढ़ी करे जिससे हम अपराध मुक्त भारत की कल्पना कर सकें। तो कंक्लूड करते समय मैं ये कहना मांगूंगी, सर्वप्रथम कि सिविल सर्विसेज जो है एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और यूपीएससी या आपके जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको जन सेवा की इच्छा है, आपको लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ करूं, तो सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरा, आप जब सिविल सर्विसेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं तो संघर्ष होगा। इस मानसिक तैयारी से आए, वो सारे संघर्ष को जूझते हुए भी हम तीनों आज एक बहुत पॉजिटिव मोड में हैं। वो पॉजिटिव मोड क्योंकि हमने सेल्फलेस सर्विस की है, लोगों की मदद की है। यूनिफॉर्म तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस मोड है। यूनिफॉर्म पहन के आप महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिन पे अत्याचार हुआ है उनकी मदद कर सकते हैं। और इस मदद से आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो अनबीटेबल है। किसी भी प्रकार का पैसा या धन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो सिविल सर्विसेज में आइए, मानसिक रूप से संघर्ष सहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, इस तैयारी से आइए। सहयोगियों को, जनता को अपने साथ रखिए। हम तीनों ने पुलिस कर्मियों को और सरकारी शासकीय सेवा में काम करने वाले अपने जूनियर सीनियर्स को अपने साथ रखा। लोगों ने हमारा स्वागत किया और उनकी सेवा में हम तीनों खरी जिसको बोलते हैं उतरे हैं। तो इस सेवा भाव से आप शासन में आइए, सरकार में आइए, लोगों के लिए काम कीजिए। और मैं आज साहित्य आज तक और आज तक इन दोनों के आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आपसे हमारा अनुभव शेयर करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का। मैं आपको बताऊं कि यह संयोग समझिए कि अगला सत्र उसमें भी 3 ऐसी शख्सियतों से आप मिलेंगे जिनका जीवन, जिनका लेखन, जिनके विचार आप को प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। तो जाइए मत। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और जिन्हें भी आप दोनों की पुस्तकें चाहिए, मैं चाहूँगा अरुणा जी आपको मंच पे मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आपके जीवन अनुभव 1 साल के अंदर आएँ ताकि अगली बार हम आपको उस किताब पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत आभार आप तीन।